सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज एमएससी थर्ड सेमेस्टर के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आज हम जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जिस टॉपिक के संबंध में बात करने वाले हैं वो है एक्सेप्शंस ऑफ वुडवर्ड एंड फाइजर रूल। आपको ध्यान होगा हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम लोग बात कर रहे थे किस प्रकार से डाइन्स और पॉलीन सिस्टम्स के अंदर जो है वो हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके लिए हमने वुडवर्ड और फाइजर के नियमों के बारे में बात की और हमने देखा कि हमने देखा कि होमोएन्युलर और हेटेरोन्युलर डाइन दोनों के लिए जो है वो हम विभिन्न लैम्डा मैक्स जो है वैल्यू जो कि रूल्स के अंदर दी हुई हैं उसके हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें कि वुडवर्ड एंड हॉफमैन रूल जो है वुडवर्ड एंड फाइजर रूल वो फॉलो नहीं होता। तो इन एक्सेप्शंस के संबंध में आज हम बात करेंगे। द वुडवर्ड रूल्स फॉर कॉन्जुगेटेड आइंस डू नॉट गिव रिलायबल रिजल्ट इफ स्ट्रेन इज प्रेजेंट अराउंड द क्रोमोफोर। ये कहते हैं कि वुडवर्ड का जो नियम है वो उन डाइन्स पर लागू नहीं हो पाता या उसमें रिलायबल रिजल्ट्स नहीं देता जहाँ पर कि मॉलिक्यूल में कोई स्ट्रेन जो है वो मौजूद होता है उसके क्रोमोफोर सिस्टम में। स्ट्रेन का मतलब क्या है? एक तरह से मॉलिक्यूल के अंदर कोई ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि एज पर जो बॉन्ड एंगल के रूल्स हैं उसके हिसाब से नहीं होती। हम जानते हैं कि रेगुलरली जो है 108 डिग्री 28 मिनट्स जो है उसका जो टेट्राहेड्रल एंगल है अगर उससे उसके अंदर डेविएशन हमें मिलता है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर एक स्ट्रेन है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जिनमें स्ट्रेन होता है उस प्रकार के क्रोमोफोरिक सिस्टम के अंदर ये वुडवर्ड और हॉफमैन रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कंपेयर टू बीटा फिलेंड्रीन जो कि मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 है द स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल वर्बिनीन which is the second structure has an absorption maxima at 245.5 nanometer while the calculated value for both of them is 229 nanometer। तो बीटा फिलेंड्रीन जो है वो जो है उसके कंपैरिजन में जब हम वर्बिनीन की बात करते हैं जो कि जिसमें कुछ मात्रा में स्ट्रेन होता है तो उसका जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो कैलकुलेट होती है वो आती है 245.5 नैनोमीटर जो कि ऑब्जर्व वैल्यू है। और दोनों के लिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू आती है वर्बिनीन के लिए और फिलेंड्रीन के लिए ये दोनों वैल्यू जो है वो 229 नैनोमीटर आती है। इसको अपन इसमें देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बीटा फिलेंड्रीन जो है उसकी हम लैम्डा मैक्स की कैलकुलेशन करने कर हम देखते हैं कि वो क्या वैल्यू आती है। देखिए सबसे पहले बेसिक वैल्यू, क्योंकि ये एक क्या है हेट्रोएन्युलर डाइन है या जिसको हम कहते हैं ओपन चेन डाइन सिस्टम मान सकते हैं जिसके अंदर बेसिक वैल्यू 214 होती है। उसके बाद में उसके साथ में 2 रिंग रेजिड्यूज जुड़े हैं तो उसके लिए हम 2 × 5 यानी 10 ऐड करते हैं और इसमें एक डबल बॉन्ड जो है वो हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ वाला जो डबल बॉन्ड है वो एक्सोसाइक्लिक टू द रिंग है। तो इस तरह से हम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए 214 जो कि बेसिक वैल्यू प्लस 10 विच इज़ रिंग रेजिड्यू प्लस 5 विच इज़ एक्सोसाइक्लिक, इनको हम जोड़ते हैं तो वैल्यू आती है 229 नैनोमीटर जो कि इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। और लैम्डा जो ऑब्जर्व्ड होता है वो होता है 230 बिकॉज देर इज नो स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल। फिर हमने बात की थी वर्बिनीन की जिसकी सेकेंड स्ट्रक्चर है, इसके लिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कितनी है 229। वही जो हमने यहाँ देखा था अभी इसमें फिलेंड्रीन में वही सब चीज़ें यहाँ हैं। बेसिक वैल्यू 214, 2 रिंग रेजिड्यूज विच इज़ फॉर विच वी ऐड 10 एंड देर इज़ 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड फॉर विच वी ऐड 5। सो when all these are summed up we get 229 nanometer. So the calculated value for verbenine is 229 nanometer while the observed value for verbenine is 245.5 because there is a strain in the molecule। हम देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है उसके मॉलिक्यूल के अंदर एक प्रकार का स्ट्रेन है, इसलिए जो है
ये जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो हमें 245.5 पर इसमें मिलती है। अब आगे हम बात करते हैं इन द डाइन्स, दैट इज थर्ड डाइन, द डिस्टॉर्शन ऑफ क्रोमोफोर प्रिज्यूमेबली आउट ऑफ प्लेनैरिटी विद कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ कॉन्जुगेशन causes maxima to be as low as 220 नैनोमीटर। हम क्या देखते हैं कि इसमें जो डाइन 3 है, जिसका अभी अपन आगे देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, इसमें लॉस ऑफ कॉन्जुगेशन होता है क्योंकि जो है प्लेनैरिटी जो है वो लॉस हो जाती है और इसलिए जो इसका जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो हमें 220 नैनोमीटर पर मिलती है। हाउएवर फॉर दिस डाइन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इज 234, जबकि इसके लिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कितनी है, 234। फिर हम बात करते हैं अगली डाइन की। इन डाइन 4 द कोप्लेनैरिटी ऑफ द डाइन इज मोर लाइकली टू बी रिटेन्ड, सो इट गिव्स ए मैक्सिमा एट 243 नैनोमीटर। तो देखिए दोनों के लिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 234 है, लेकिन एक के लिए यानी स्ट्रक्चर नंबर 3 के लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्ञात होती है वो होती है 220 नैनोमीटर और 4 के लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्ञात होती है वो है 243 नैनोमीटर। तो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो स्ट्रक्चर नंबर 3 के लिए जो कैलकुलेट है वो कितनी है, 234 नैनोमीटर। अब अपन इसको देखें एक वुडवर्ड फाइजर रूल को अप्लाई करके कि इसमें कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बेसिक वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, एक हेट्रोएनुलर या एसाइक्लिक डाइन है, तो इसके लिए बेसिक वैल्यू कितनी होगी, 214 नैनोमीटर। फिर उसके साथ में 2 एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हैं, इसके लिए हम इसमें 2 × 5 ऐड करेंगे यानी 10 ऐड करेंगे और साथ ही 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। हम देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर नंबर 3 में 2 डबल बॉन्ड हैं जो कि रिंग से बाहर निकल रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हैं, तो इसके लिए हमने +10 ऐड किया तो कुल मिलाकर हो गया 234 नैनोमीटर। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 के लिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कितनी है, 234 यानी 234 है और जो ऑब्जर्व वैल्यू आती है वो आती है 220 नैनोमीटर और उसकी जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो है 10,050। अब स्ट्रक्चर नंबर 4 में हम देख सकते हैं, देखिए स्ट्रक्चर नंबर 3 में हमको दिखता है कि इसमें कोई स्ट्रेन नहीं है, इसमें स्ट्रेन है, सॉरी स्ट्रक्चर नंबर 3 में क्या है, स्ट्रेन है, यानी कॉन्जुगेशन जो है वो लूज हो जाएगा बिकॉज देयर विल बी ए लॉस ऑफ कॉन्जुगेशन बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ कोप्लेनैरिटी। लेकिन स्ट्रक्चर नंबर 4 को हम देखें, इसके लिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो भी वही है 230 नैनोमीटर। वी ऐड 214 फॉर बेसिक वैल्यू, देन फॉर 2 ring residues we add 10, that is 2 × 5, then for 2 exocyclic double bonds we add 10, that is 2 × 5 and the total for the structure 4 would be 234। तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो आती है वो आती है 234 नैनोमीटर और जो ऑब्जर्व वैल्यू जो आती है वो आती है 243 नैनोमीटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट मिल रहा है, जबकि स्ट्रक्चर नंबर 3 में हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है उसमें हम क्या देखते हैं कि हमें हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट मिल रहा है एज कंपेयर टू द बेसिक वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड एज कंपेयर टू द वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड एज 234 नैनोमीटर। साथ ही हम 3 और 4 की इंटेंसिटी को भी कंपेयर करेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू को देखेंगे तो स्ट्रक्चर नंबर 3 में जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो 10,050 है और स्ट्रक्चर नंबर 4 में जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो 15,800 है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर 4 जो है दिस इज मोर इंटेंस एंड जिसको हम कहते हैं कि हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हमें यहाँ पर मिलता है और बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, इन जनरल इफ द स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल डज नॉट कंसिडरेबली इफेक्ट द कोप्लेनैरिटी of the conjugated system as in structure 4, then there is a bathochromic shift observed in such systems। तो हम क्या कह रहे हैं, in general if the strain in the molecule does not considerably affect the coplanarity of the conjugated system as in structure 4, जैसे स्ट्रक्चर 4 के अंदर अगर स्ट्रेन मॉलिक्यूल के अंदर जो स्ट्रेन है वो उसकी कोप्लेनैरिटी को यानी उसके प्लेनर स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करता है, तो
तो देन देयर इज ए बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऑब्जर्व्ड इन सच सिस्टम। बैथोक्रोमिक शिफ्ट हम जानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रेड शिफ्ट भी कहते हैं, क्योंकि हायर वेवलेंथ की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो हम इसको देखें तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 234 है और शिफ्ट जो है बैथोक्रोमिक होने से ये हमें 243 नैनोमीटर पर नज़र आता है। तो क्योंकि यहाँ पर कोप्लेनैरिटी जो है वो लॉस नहीं हुई है, इसलिए जो है उसके कारण से ये हायर वैल्यू पर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन दूसरे थर्ड के केस की हम बात कर रहे हैं, एंड इफ द स्ट्रेन फोर्सेज द क्रोमोफोर आउट ऑफ कोप्लेनैरिटी, यानी कि अगर मॉलिक्यूल में कोई स्ट्रेन है उसके कारण से जो है क्रोमोफोर जो है उसकी कोप्लेनैरिटी या प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि वो प्लेनर स्ट्रक्चर के बाहर चला जाता है, तो क्या होता है, तो हमें हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है। एंड उसको अपन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एंड इफ द स्ट्रेन फोर्सेज द क्रोमोफोर आउट ऑफ कोप्लेनैरिटी देन देयर इज ए लॉस ऑफ कंजुगेशन एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट अकर। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो है हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वुडवर्ड एंड फाइजर रूल जो कि डाइन्स और पॉलीन सिस्टम्स के लिए हमें दिए गए हैं, उसको हम देखते हैं कि हमें उसका एक्सेप्शन देखने को मिलता है, स्पेशली तब जबकि मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो उसमें स्ट्रेन्स होते हैं। तो इस तरह से आज के हम लेक्चर में हमने इसके बारे में, एक्सेप्शंस के बारे में बात की है। कल हम लोग बात करेंगे पॉलीन सिस्टम्स के अंदर किस प्रकार से वुडवर्ड एंड फाइजर रूल को अप्लाई किया जाता है, या उनके लिए हम कौन से नए रूल को यूज़ करते हैं जिसको हम एक नया नाम देते हैं फाइजर कोहान रूल जो है, उसका यूज़ करते हुए हम उनमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके संबंध में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।